नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा। वैक्सीन से आखिर बैर क्यों है? राज्य सरकार अब जैसे जैसे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे सवालात उठाने अब शुरू कर दिए, इस पर राजनीति भी हो रही है। लेकिन आज समझने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन से आखिर ऐसा बैर है क्या। 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन शुरू होना है। देश भर में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने की तैयारियां अब आखिरी दौर में है। कई राउंड ड्राई रन हुआ, वैक्सीनेशन की तैयारियों की परख हुई, लेकिन अभी भी कुछ राज्य को वैक्सीन की मंजूरी जो मिली है उस पर सवाल उठा रहे हैं और अपने अपने राज्यों में कह रहे हैं कि हम वैक्सीन लगाएंगे ही नहीं। आज उन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों को समझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में क्या होगा ये सब आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि बिना फेज 3 ट्रायल का डेटा दिए कोवैक्सीन को मंजूरी आखिर क्यों मिली, इसके पीछे सरकार के लॉजिक क्या है। सरकार कोरोना पर कोवैक्सीन जो है ये कितनी कारगर है। कोवैक्सीन को मंजूरी के पीछे सरकार की क्या रणनीति है। आज हम तमाम सवालों के जवाब देंगे और राज्य इस पर किन किन पॉइंट्स पर सवाल उठा रहे हैं और वो सवाल कितने वाजिब हैं, इस पर भी आज हम करेंगे चर्चा। रिपोर्ट देख लीजिए, लौटते हैं खास मेहमानों के साथ। कोरोना के ताबूत पर पहली कील ठोकने की तारीख 16 दिसंबर तय हो चुकी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को मंजूरी मिल चुकी है। वैक्सीनेशन की तैयारियों को कई बार परखा जा चुका है। केंद्र और राज्य अपने अपने स्तर पर कई राउंड ड्राई रन भी कर चुके हैं। किन्हें, कब और कहां कोरोना का टीका लगेगा, ये सब लगभग मुकर्रर किया जा चुका है। लेकिन अभी भी कुछ राज्य हैं जिनका कॉन्फिडेंस स्वदेशी कोवैक्सीन पर हिला हुआ है। छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और पंजाब की सरकारों ने बिना फेज 3 ट्रायल पूरा किए कोवैक्सीन को मंजूरी देने पर सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को फेज 3 ट्रायल के बिना अपने राज्य में इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। वहीं झारखंड सरकार ने केंद्र से जल्दबाजी में किए गए वैक्सीन रोल आउट पर जानकारी मांगी है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोवैक्सीन के डेटा की कमी के आधार पर सवाल उठाए हैं। दरअसल हाल ही में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 3rd फेज के ट्रायल के दौरान भोपाल में एक वॉलंटियर, हालांकि कंपनी साफ कर चुकी है कि वॉलंटियर की मौत वैक्सीन के डोज से नहीं हुई है। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन दिए जाने के 7 दिनों तक वैक्सीन का गलत प्रभाव नजर नहीं आया था। 7 दिनों तक वॉलंटियर के सेहत की जानकारी भी ली गई थी, जबकि वैक्सीन लगवाए जाने के 9 दिन बाद वॉलंटियर की मौत हुई। कंपनी का कहना है कि वो इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि वॉलंटियर को वैक्सीन दी गई थी या प्लेसिबो। वॉलंटियर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर बताया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर सवाल उठे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता कोवैक्सीन को मंजूरी पर सवाल खड़े कर चुके हैं। जबकि सरकार ने साफ कहा है कि अगर देश में अचानक कोरोना के मामलों में उछाल आ जाए या कोविशील्ड के डोज की कमी पड़ जाए, तभी कोवैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोवैक्सीन से जुड़ी सारी कंफ्यूजन दूर कर चुकी है। भले ही देश में कोवैक्सीन के नाम पर विवाद खड़ा हो गया हो, लेकिन दुनिया भर में कोवैक्सीन की भारी डिमांड है। ब्राजील सहित कई देशों ने कोवैक्सीन की डोज के लिए भारत बायोटेक से संपर्क की इच्छा जताई है। सरकार बार बार कह रही है कि कोरोना से जंग में पूर्ण स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को मंजूरी मिलना देश के सैकड़ों वैज्ञानिकों और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सबसे बड़ी जीत है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी खुद राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं और वैक्सीन पर उठ रहे सवालों और संशय को बार बार दूर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और जैसा हमने आपको बताया, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की वैक्सीन को सुरक्षित बताया है कि अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले, इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है, कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कह रहे हैं कि ये अफवाहें हैं, इन अफवाहों पर नहीं ध्यान देना है और कुछ तत्व हैं, कुछ ताकतें हैं जो वैक्सीनेशन प्रोसेस को फेल करने में लगी हुई हैं, हमें उनके झांसे में नहीं आना है। जाहिर सी बात है, आज मीटिंग में काफ़ी मंथन हुआ होगा। सरकारों की ओर से, राज्य सरकारों की ओर से अपने अपने रिजर्वेशंस सामने रखेंगे होंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान साफ तौर पर यह बता रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर फिलहाल कोई भी कदम पीछे खींचने के मूड में सरकार नहीं है। अलबत्ता सरकार के लिए अफवाहें, ये वैक्सीनेशन को फेल करने की एक साजिश है, हम आगे बढ़ेंगे, इस झांसे में देशवासियों को नहीं आना चाहिए। आज इस पर करते हैं चर्चा, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो चुकी है। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स जिनकी बात कर रहे थे प्रधानमंत्री की नहीं होने चाहिए, वो तो जुड़े ही हैं, उन पर बात करेंगे। आज दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग, जो कि मेंबर हैं कोविड टास्क फोर्स दिल्ली की और देश की जानी मानी चिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुनीला गर्ग आपका हमारे साथ इस शो में। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनंत भान, जो कि रिसर्चर हैं बायोएथिक्स के। डॉक्टर भान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनीला, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा डॉक्टर भान के पास चलना चाहूंगा और ये समझना चाहूंगा कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, राजस्थान हो, जितनी भी जगह कोवैक्सीन को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, डॉक्टर भान, सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि ये सारे सवाल राजनीति से प्रेरित हैं। विपक्ष मोदी की वैक्सीन इसे कह रहा है और कह रहा है कि ये मोदी की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। सर, इसके विरोध के पीछे कुछ ठोस आधार हैं या हम भी ये माने कि ये विपक्ष का एक राजनीतिक स्टंट ही है, या कुछ ठोस आधार भी हैं? धन्यवाद दीपक जी। देखिए, ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली जो वैक्सीनेशन है, इस प्रोसेस को पॉलिटिसाइज किया जाता है, कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। वैक्सीनेशन एक पब्लिक हेल्थ एफर्ट होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एफर्ट होता है किसी भी देश के लिए, और हम एक पैंडेमिक के दौरान हैं अभी, और उसमें वैक्सीनेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। हम सब वेट कर रहे थे वैक्सीन्स के लिए। सवाल पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट आई थिंक सवाल जो पूछे जाते हैं वो किस तरीके के सवाल हैं। उसमें आप किसी वैक्सीन को एक पॉलिटिकल पार्टी से ना जोड़ें, एक विचारधारा से ना जोड़ें, बल्कि उसको पब्लिक हेल्थ का एक एंटरप्राइज मान के, एक इंटरवेंशन मान के डिस्कस करें तो अच्छा रहेगा। तो वहाँ पे अगर, इसीलिए मेरे ख्याल से इसका पॉलिटिसाइजेशन अच्छी बात नहीं है। सवाल की जो बात है, आई थिंक वो फंडामेंटल सवाल कई जगहों पे कई एक्सपर्ट्स ने भी पूछे हैं कि अगर अप्रूवल मिला है तो वो किस बेसिस पे मिला है, उसके बारे में पारदर्शिता की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी हो, डेटा और दिया जाए, क्योंकि अगर वो सब देंगे तो फिर कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो किसी भी तरीके का पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हो या पॉलिटिशियन हो। राजनीति से अलग डॉक्टर भान, इसको पॉलिटिकल चश्मे से अगर इसको ना भी देखें, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं राज्य, क्या वो सही सवाल हैं? देखिए, अगर सवाल इस बात पे है कि एफिकेसी डेटा अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, और वो हमें पता है कि अभी तो एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है। हमें ये भी पता है कि अभी तक जो पब्लिक डोमेन में डेटा रिलीज हुआ है सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी पे, वो काफ़ी एनकरेजिंग है। तो ये दो फैक्ट्स हमारे सामने हैं जिनको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। अब अगर वो पूछ रहे हैं कि एफिकेसी डेटा नहीं है और आपने क्यों अप्रूवल दिया, तो फिर वो अप्रूवल के प्रोसेस पे सवाल उठा रहे हैं। अगर उसका जवाब दिया जाए तो आई थिंक वो क्वेश्चन एड्रेस हो जाएगा। अगर हम वो सवाल का जवाब नहीं देंगे तो शायद लोग उसको और उछालेंगे उस इशू को। तो मेरे ख्याल से पारदर्शिता, ज़्यादा डेटा, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी करने से ये सारे सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं और इन वैक्सीन्स का प्रयोग किया जा सकता है। हमारे पास ये एडवांटेज भी है कि हमारे पास
ऑलरेडी कोविशील्ड है जिसके बहुत सारे डोजेस स्टॉकपाइल हो चुके हैं, तो हम उस वैक्सीन से अगर स्टार्ट करें और तब तक होपफुली हमारे पास कोवैक्सीन का एफिकेसी डेटा भी आ जाएगा, तो फिर इस कंट्रोवर्सी को हम एक तरीके से खत्म कर सकते हैं। क्योंकि हम कोविशील्ड के साथ स्टार्ट करें, कोवैक्सीन का डेटा आ जाए, होपफुली वो बहुत ही एनकरेजिंग होगा, तो उसको भी प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेंगे। हमारे देश में बहुत वैक्सीन की जरूरत है, एक वैक्सीन से हमारे देश की जरूरत को कवर नहीं कर पाएंगे। ऑल राइट सर, ऑल राइट। डॉक्टर सुनीला गर्ग, एफिकेसी डेटा एंड फेज 3 के ट्रायल्स, ये दो बड़े महत्वपूर्ण आधार बनाए हैं जो वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे हैं। क्या उनकी बात, उनके सवाल जायज हैं मैम? पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैं एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस कम्युनिटी मेडिसिन में हूँ, तो उसके तहत मैं कोविड टास्क फोर्स की दिल्ली की मेंबर नहीं हूँ। तो एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट विद 4 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जहाँ पे कि वैक्सीन के सारे ट्रायल्स, अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो एनिमल स्टडीज से लेके हम फेज़ 1 की ट्रायल की बात करें, फेज़ 2 की ट्रायल की बात करें या फेज़ 3 में जब हम आ गए हैं, तो सारे ट्रायल्स हमने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करे हैं और जिसमें कि हम ये बात देखते हैं कि सेफ्टी की बात करें, इम्यूनोजेनिसिटी की बात करें और एफिकेसी की बात करें। जहाँ तक सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी की बात है, हमारा डेटा वो पब्लिक डोमेन में है एंड मैंने क्लोजली 25,600 लोगों का इनरोलमेंट भी फॉलो किया है जिसमें कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं मिला। और जो हम एक डेथ की बात कर रहे हैं, वो डेथ जो है हम अभी आज की डेट में बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनको वैक्सीन मिला और प्लेसिबो मिला है, और डेथ वो जो हुई है वो 8 दिन के बाद हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे अपने साइंटिस्ट के द्वारा हमारे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है ये, तो इस वैक्सीन को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि ये एक इनएक्टिवेटेड होलसेल वैक्सीन है जिसको, और इस प्लेटफॉर्म में हमारे बहुत सारे दूसरे भी वैक्सीन हैं, जैसे कि हम रेबीज़ वैक्सीन की बात करें या हम पर्टूसिस वैक्सीन की बात करें, हमारे और भी वैक्सीन हैं जो कि फेयरली बहुत ही सेफ हैं और जिनको हम यूसी रेबीज़ के अगेंस्ट में लगा रहे हैं, रेबीज़ वैक्सीन को, और पर्टूसिस काली खांसी के वैक्सीन को हम बच्चों में भी लगा रहे हैं। तो ये सारा हमारे पास में बहुत सारा अनुभव है और जहाँ तक कि मैं इसको देख रही हूँ बहुत क्लोजली, और मैं ये कहूँगी कि विश्व भर में ये टाइम है कि भारत को एक अपॉर्चुनिटी है कि सारे दुनिया के सामने हम ये रोल आउट करके बताएं कि भारत ये अभियान को बहुत अच्छी तरह से चला सकता है। जी, इस टाइम हमारी ये आवश्यकता नहीं है देखने की, क्योंकि जी इस टाइम हमने ये देखना है कि किस तरह से हम दूर दराज तक पहुंच सके और लोगों तक वैक्सीन उपलब्ध करा सके। बट मैम इस पर सवाल उठाने वालों का एक सीधा सा सवाल ये है, एफिकेसी को लेकर तो है ही, लेकिन जो फेज 3 के जो ट्रायल्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि तीसरे चरण का परीक्षण पूरा नहीं होने से पहले ही अगर आप मंजूरी दे रहे हैं तो फिर तीसरे चरण के परीक्षण की आपको ज़रूरत क्या है। दूसरा सवाल ये उठाया जा रहा है कि फिर फर्स्ट और सेकंड फेज वाले तो बहुत सारे कंपनीज होंगी, वो अब आएंगी कि हमारे सेकंड फेज के रिजल्ट्स को देख के आप इसको अनुमति दे दें। तो ऐसे में सवाल ये इस मोर्चे पर कितने जायज़ लगते हैं आपको? जब स्पुतनिक वैक्सीन भी आया था, मेरे ख्याल से लोगों ने इतने सवाल नहीं उठाए थे। आई थिंक ये हमको देखने वाली बात है कि बेसिकली हमने किस किस ट्रायल के ऊपर किस किस फेज में सवाल उठाया है यहाँ पे, जबकि हम ये सवाल तब उठा रहे हैं जबकि हमारा फेज 3 के रिजल्ट्स अब बिल्कुल आने को हैं और उस 25,600 इंडिविजुअल्स के डेटा को भी हमने बहुत क्लोजली देखा है। तो जहाँ तक कि सवाल है एफिकेसी का, वो भी अभी पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी फिलहाल हम कोविशील्ड से शुरू कर रहे हैं जिसके पास में हमारे पास में सफिशिएंट मात्रा में वैक्सीन है, और अभी हमें ये भी याद रखना है कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर से और फ्रंटलाइन वर्कर से। सो जब तक हम ये करेंगे तब तक दूसरा वैक्सीन ऑलरेडी हमारे पास में रोल आउट हो जाएगा और हमारे को केवल 2 ही वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, हम 4-5 वैक्सीन पे रिलाई करेंगे जो कि हमारी अपनी वैक्सीन हैं। तो इसको ये जानना बहुत ज़रूरी है और यहाँ हमारी सरकारों की ये जिम्मेवारी बन जाती है कि हम इस टाइम में पब्लिक में ऐसा ओपिनियन ना क्रिएट करें। हर एक को जानने का अधिकार जरूर है, परंतु पब्लिक में हम ऐसी ओपिनियन ना क्रिएट करें कि जिसको कहते हैं कि मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस वो या हेजिटेंसी उनमें पैदा हो जाए, सबसे बड़ी बात कोई भी वैक्सीन ना ले। तो यहाँ तो बहुत जरूरी है कि
सबसे बड़ी बात जो मैम ने कही है, डॉक्टर बान, जो सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर गर्ग ने कही है यहाँ पर, और जो बार बार सरकार भी कह रही है कि आप इस तरह के सवालों को उठाकर, बिल्कुल अपनी जगह जो सवाल हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन अब हमने देखा ये कि शुरुआत में जो कुछ टेक्निकल सवाल होने चाहिए थे उनको तोड़ मरोड़ कर, और जैसा मैंने कहा कि बहुत ही सिंप्लीफाई करके एकदम राजनीतिक रूप इसको दे दिया। मोदी की वैक्सीन है, ये तो बीजेपी वालों की वैक्सीन है, पहले खुद लगा के दिखाएं तब हम लगाएंगे। लग रहा है कि इसको पूरी तरह से पॉलिटिसाइज कर दिया, और इसका स्पेस किसने दिया? उन सवालों ने ही दिया। और उससे सबसे बड़ी बात जो हो रही है, जो डॉक्टर गर्ग कह रही हैं कि हेजिटेंसी जो है वो पनप रही है लोगों में, और ऐसा ना हो कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन तो छोड़ दीजिए, कोई भी वैक्सीन लगाने से पहले लोग डर जाएं, हेजिटेंसी उत्पन्न हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, और इसके बारे में चिंता करने की बात तो बिल्कुल है ही, बट हमें ये भी याद रखना है कि जो अप्रूवल अभी दिया गया है वो रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज का है। उसमें ये भी कहा है कि आपको कंसेंट लेना है। तो साइंटिफिकली जब भी हम कंसेंट लेते हैं तो आपको रिस्क बेनिफिट दोनों बताना होता है, और हमें जितना पता है हम उतना ही बता पाएंगे कि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन अभी है और इतनी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। हमें पूरी इन्फॉर्मेशन अभी मिली नहीं है। हमें शॉर्ट टर्म एफिकेसी का डेटा पता है, हमें शॉर्ट टर्म इम्यूनोजेनिसिटी और सेफ्टी का डेटा पता है, बट वो यूनिक नहीं है भारत में, वो पूरे विश्व में इसी तरीके से हम लोग वैक्सीन्स ले रहे हैं। बट मेरा पॉइंट इतना ही है कि अगर जो ये मिस इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है, जो ये वैक्सीन हेजिटेंसी की बात की जा रही है, उसको काउंटर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे और इन बातों पे हम ज़्यादा डिटेल्स देंगे तो फिर वो जो मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है उसका दायरा बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि अगर फैक्ट सबके सामने है तो कोई उसको डिस्प्यूट नहीं कर सकता, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई भी और स्टेक होल्डर हो। फैक्ट्स के सामने आर्ग्यू करना बहुत मुश्किल है साइंस में। तो अगर हम जितने फैक्ट्स आगे लाएंगे और पब्लिक डोमेन में डालेंगे, आई थिंक ये कंसर्न्स जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वो उतने ही ज्यादा कम होते जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि वैक्सीन से बैर दरअसल क्यों है, विपक्षी दल और वैक्सीन का विरोध करने वाले ये सवाल क्यों उठा रहे हैं। आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी थी प्रधानमंत्री की तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वैक्सीनेशन को लेकर। इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। टीएस सिंहदेव साहब हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। बहुत बहुत स्वागत है सिंहदेव सर आपका। और हम जानते हैं सर कि आपने कोवैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल, वैक्सीनेशन प्रोसेस और वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव को खत्म करने का, उसे फेल करने का एक सुनियोजित साजिश है। आप क्या कहेंगे सर? मेरे ख्याल से ऐसी उनकी राय भी नहीं होगी और ऐसा है भी नहीं। बात ये आ रही थी कि कुछ लोगों ने इस बात को रखा था कि 2 वैक्सीन जिनको अप्रूव किया गया, वो दोनों वैक्सीन की परिस्थिति थोड़ी सी अलग इसलिए दिखने लगी। दोनों वैक्सीन आज भी प्रधानमंत्री ने जो वीसी ली उसमें उन्होंने कहा कि ये दोनों वैक्सीन हमारे देश की ही निर्मित है, आत्मनिर्भर भारत के ही स्वरूप हैं दोनों वैक्सीन। तो पहला तो इसमें ये कोई अंतर नहीं है कि दोनों वैक्सीन में एक बाहर का है एक अंदर का है। ये स्वयं प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं आज की ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। जिन लोगों ने एक बात उठाई है वो केवल इस बाबत उठाई है कि भारत बायोटेक ने जिस वैक्सीन को तैयार किया है उन्होंने अपने तरफ से जो विशेषज्ञ है उन्होंने केवल ये क्लियर नहीं किया कि फेज 3 इनकम्प्लीट है, उस स्थिति में इसकी अनुमति उन्होंने दे दी। इस बात पे केवल बात उठा है और वो साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि फेज 3 का ट्रायल चलता रहेगा। अगर वो ये बात नहीं आती और वो कहते कि नहीं जितना ट्रायल फेज 3 का हो गया हम इससे संतुष्ट हैं, फेज 1 और फेज 2 में जो इम्यूनोजेनिसिटी की रिपोर्ट्स आए हैं 90% कहा जा रहा है, हम उससे संतुष्ट हैं। तो फेज 3 में हमने 23,800 ट्रायल कर लिए, अब 28,300 करने की जरूरत नहीं है, तो कोई विवाद नहीं होता। ये जो बात आई कि उन्होंने ये कह दिया कि फेज 3 अभी इनकम्प्लीट है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मैंडेट है, प्रोटोकॉल का मैंडेट है कि 3 फेज करने के बाद में उनके आंकड़ों को आने के बाद में और उनको स्टडी करके फिर अनुमति दी जाती है। तो बस यही बात है। तो उस पे कहीं हमारे बट सिंहदेव साहब, भारत बायोटेक ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें अपनी सामने रखी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास पर्याप्त डेटा है जिसके आधार पर ये कह सकते हैं सुरक्षित है, कोई भी एडवर्स इवेंट होता है उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। 16 वैक्सीन बनाने का तजुर्बा हमारे पास है, आप एक वैक्सीन की बात क्यों करते हैं? और जो तमाम नियम हैं 2019 और उससे पहले के, उनके तहत ही ये मंजूरी मिली है। क्या भारत बायोटेक की ये सफाई पर्याप्त नहीं है?
पर्याप्त नहीं है, इसलिए कि वो स्वयं एक तो पार्टी हैं, दूसरा प्रश्न उनकी विश्वसनीयता या अविश्वसनीयता के नहीं है, केवल प्रश्न ये है कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और 10वीं एग्जाम या 12वीं एग्जाम के लिए आपको कह दिया गया कि आप पास हो गए, और ये भी कहा जा रहा है कि आप पढ़ाई भी चालू रखिए। ये जो बात आ रही है ये नहीं होनी चाहिए थी। परिपक्वता से हमको ये कह देना था, जैसे हम डबल प्रमोशन देते हैं बच्चों को, कि हमने डबल प्रमोशन दे दिया, ये बहुत ब्राइट बच्चा है, हम इसको देख रहे हैं और ये अगली क्लास या बीच की क्लास करने की जरूरत नहीं है, ये सीधे अब कॉलेज में जाएगा बच्चा। लेकिन सर आप मानते हैं कि ये बच्चा पढ़ाई में डबल होशियार है, ये आप भी देख रहे हैं क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है भारत बायोटेक का, तो सवाल यही उठ रहा है कि आपको भारतीय कंपनी पर विश्वास आखिर क्यों नहीं है? और उससे महत्वपूर्ण ये है कि विपक्षी दल जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, सरकार का ये आरोप है, उससे वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ रही है, लोग डर रहे हैं अब वैक्सीन लगाने में। ये आप शब्द मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्षमा करेंगे, ऐसा ना कहें। मैंने किसी के ऊपर विश्वसनीयता का प्रश्न नहीं उठाया है। हाँ। मैं तो चाहूंगा कि फेज 3 वैक्सीन हो जाए और मैं कोविशील्ड ही लूं, कोवैक्सीन ही लूं। जब मेरे को वैक्सीन लेने की बारी आएगी, मैं 100% चाहूंगा कि कोवैक्सीन के वैक्सीन को मैं लूं। अच्छा सिंहदेव साहब, एक और चीज हमें बता दीजिए सर, सरकार ने कहा है कि कोविशील्ड पहले दी जाएगी। सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था। सरकार कह रही है कि कोविशील्ड हम पहले देंगे, इमरजेंसी केस में कोवैक्सीन आएगी, तो कोविशील्ड से भी परहेज है क्या सर? नहीं है, कोविशील्ड को तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों एजेंसीज ने पूरे परीक्षण के बाद ओके कर लिया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य क्या कोविशील्ड वैक्सीनेशन में कोई परेशानी, कोई अड़चन पैदा करेगा? ओके है कोविशील्ड? बिल्कुल नहीं, और भी आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज 5-6 और कंपनीज के ट्रायल देश में चल रहे हैं, उनकी भी वैक्सीन पूरी प्रक्रिया पूरी करके जब आएंगे तो उनका भी स्वागत रहेगा। तो यानी कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन प्रोसेस जो शुरू होगा सिंहदेव साहब, छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड से होगा, उसका स्वागत करते हैं, कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ कोवैक्सीन को लेकर सवाल है। कोवैक्सीन को भी लेके सवाल नहीं है, आप प्लीज मेरे शब्द को पूरा सुन के और वैसे ही प्रस्तुत करें। ओके सर, आप क्लियर कर लीजिए। जी, मैंने क्लियरली ये कहा है कि जो प्रक्रिया है उसको पूरा पालन करना चाहिए। कल के दिन अगर दूसरी कंपनी कहेगी कि हमने फेज 1 फेज 2 में इम्यूनोजेनिसिटी 90-95% पा ली है, फेज 3 हमारा अधूरा है, अब हमको ओपन यूज के लिए परमिशन दे दीजिए, तो आप देंगे कि नहीं देंगे? तो प्रक्रिया पूरी हमको करनी चाहिए। इम्तिहान जब हो रहे हैं तो आप इम्तिहान पूरा ले लीजिए, फिर अगली क्लास में भेजिए। और अगर इम्तिहान पूरा करके आप प्रमोट करना चाहते हैं तो ये मत कहिए कि पढ़ाई करते रहो। ऑलराइट, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री। छत्तीसगढ़ उन प्रदेशों में से है जिन्होंने केंद्र के फैसले पर असहमति जाहिर की है। हालांकि पॉलिटिकली करेक्ट थोड़ा सा टीएस सिंहदेव नजर आ रहे थे यहां पर अपने जवाब देने में, लेकिन डॉक्टर गर्ग, जो रिजर्वेशंस हैं विपक्ष के, आपने सिंहदेव साहब को भी सुना, आपको लगता है उनकी बातों में कहीं हम सरकार को एक बार मंथन करना चाहिए, या स्टैंड बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर है, या सिंहदेव साहब की बातों में कुछ दम लग रहा है आपको? मेरे ख्याल में हर चीज़ में बहुत ही एज ए पब्लिक हेल्थ पर्सन बहुत ही पॉजिटिविटी देखती हूँ कि उन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि उनको कोविशील्ड वैक्सीन को लेके कोई भी वो नहीं है, और नंबर 1 है हमारे पास में कोविशील्ड वैक्सीन सबसे पहले आएगी। और जहाँ तक कि डेटा है ट्रांसपेरेंसी का पब्लिक डोमेन में है, ये लोगों को कैसे पता चला? क्योंकि फेज 1 के रिजल्ट्स पब्लिक डोमेन में है, फेज 2 के रिजल्ट्स पब्लिक डोमेन में है, जिससे पता चला क्योंकि फेज 2 में हमने 2 तरीके के वैक्सीन यूज करे थे, एक की इम्यूनोजेनेसिटी 92% थी और एक की 98% थी। तो उसको देखते हुए सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने इसको परमिशन दी, और जेकब जॉन जो कि फेमस वायरोलॉजिस्ट हैं, जिनका कि आज हम नाम लेते हैं कंट्री में, उन्होंने भी इसकी सहमति दिखाई कि इस कंडीशन में, क्योंकि अब ये पेंडेमिक लाइक सिचुएशन है। नंबर 3 ये है, तो ट्रांसपेरेंसी की बात जब तक है तो ये डेटा हमारे पास है। हमने ये भी बताया कि अभी इसकी एफिकेसी आने की है और हम ट्रायल मोड में चलेंगे। तो कहाँ तक किस चीज़ को छुपाने की बात है? तो छुपाने की बात तो बिल्कुल है ही नहीं, हम लोग बिल्कुल ओपन है, ट्रांसपेरेंट है। हम ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन इंडिया में बन रही है। और जैसा कि अब आप माननीय मुख्यमंत्री ने भी बोला, और जितनी डॉक्टर कम्युनिटी हमारी सब जिससे भी आप बात करें, कहते हैं हम तो कोवैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं करके। सो ये आपको मानने वाली बात है कि हमें देश में ये प्रमोट करना है कि आज
हम पेंडेमिक की स्थिति में और हमें वैक्सीन लेना है, ये हमें प्रमोट करना है और हमें ज्यादा से ज्यादा जानों को बचाना है और देश को आगे स्वस्थ मोड में आगे लेकर जाना है, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ जल्दी से जल्दी हम रुख कर ही रहे हैं और आगे हम इसके विषय में हम पूरी तरह से सार्थक हो सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनीला गर्ग, हमसे बातचीत के लिए वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर आनंद भान, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। और कुल मिलाकर अभी इस पूरे मसले पर एक आम राय बन पाएगी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगा, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई है उसके बाद क्या सरकार विपक्ष को और देश में वैक्सीन को लेकर, खास तौर पर कोवैक्सीन को लेकर जो संशय के बादल उमड़े हैं, क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक इन बादलों को छांट पाएगी या नहीं, ये देखना फिलहाल अभी लाजमी होगा। लेकिन इस बीच वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की घोषणा हो चुकी है, तारीखें हमारे सामने हैं, बहुत जल्दी हम सबके सामने वैक्सीन भी होगी। ऐसे में देश का स्वास्थ्य बना रहे, कोरोना से जो लड़ाई है वो अंतिम मकाम तक पहुंचे, इसी उम्मीद के साथ आज के शो में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।